Hello everyone. So today we are starting company chapter. As you all have studied last year in business study also something about company merits and demerits in second chapter, that is forms of business organization. So there you have learned only theory portion. Now here you have to do deep study as you have learned in partnership. As in 11th, you have studied the theory of partnership also, that only how the partnership firm formed. And you also have studied company also, that how the company formed. But now here we have to learn all numericals, that how we are going to start a company, what are the procedures required to start the company. Even after that, like last year sole proprietor, you have learned that first book they are making journal ledger. So same way how company is going to make its journal, so all that things we are going to learn in this unit. So this unit company, first, you all are knowing that company is an voluntary association of persons that come into existence for carrying out business under a distinct name and possessing a limited liability. This line means company जो form होती है, that is voluntary association. Voluntary association means उसमें शेयर होल्डर्स अपनी इच्छा से ज्वाइन होते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको हमारी कंपनी ज्वाइन करनी है. So it is a voluntary association of person that come into existence, जो फॉर्म करी गई है ताकि वो बिजनेस कर सके अंडर अ डिस्टिंक्ट नेम. वो किसी पार्टनर के नाम से, कितनी शेयर होल्डर के नाम से नहीं हुई, उसको कुछ और नाम दिया गया है, जिसमें जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी. लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जैसे मैंने किसी कंपनी में कोई शेयर्स खरीदे 1 लाख रुपए के, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, बस 1 लाख रुपए तक, उससे ज्यादा मैं बेयर नहीं करूंगी. जैसे पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में अगर लॉस होता है तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेचकर लॉस बेयर करा जाता है, बट कंपनी में ये फायदा है कि हमें लिमिटेड लाइबिलिटी बेयर करनी रहती है. लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स जितने का हमने आपसे कहा है हम आपसे शेयर खरीदेंगे, उसमें भी अगर 1 लाख के शेयर्स खरीद रही हूँ मैं, 60,000 रुपये आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो मेरी लाइबिलिटी कितनी बचेगी, 40,000 की. So that is called company work. So it is a juristic body. Juristic body means it is having a right, legal right, क्योंकि ये registration होती है, इसको company ने कोर्ट ने परमिट कर दिया होता है. And have separate legal entity, और इसकी अपनी अलग आइडेंटिटी होती है फ्रॉम देयर मेंबर्स. ये किसी मेंबर के नाम से नहीं जानी जाती है, इसको जो नाम दिया जाएगा वो नाम से जानी जाएगी. जैसे रिलायंस, रिलायंस कंपनी का नाम है, तो रिलायंस रिलायंस के नाम से जानी जाती है, ना कि अंबानी के नाम से जानी जाती है. तो ऐसे ही जो हमने कंपनी को नाम दे दिया है वो कंपनी उस नाम से जानी जाएगी, ना कि उनके ओनर्स उनके शेयर होल्डर्स के नाम से जानी जाएगी. So it is clear now what is company. So according to section 220 of the Company Act 2013, company means a company incorporated under this act or any previous company law. तो कंपनी एक्ट 2013 में कहा है कंपनी वो होती है जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मींस स्टार्ट हुई है अंडर कंपनी एक्ट 2013, या इससे पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था. अब लेटेस्ट कंपनी एक्ट 2014 आ गया है, जिसके रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो रूल्स रेगुलेशंस कंपनी फॉलो करती है. तो जिसके अकॉर्डिंग कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑल कंपनी मेंबर्स हैव टू फॉलो, दैट इज ऑल शेयर होल्डर्स हैव टू फॉलो. एज यू ऑल आर नोइंग, this much is clear to everyone now. See, according to Chief Justice Marshall, what he had given definition: corporation is an artificial being, invisible, intangible, existing only in contemplation of the law. इसका मतलब क्या है? कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स उसको ह्यूमंस ने बनाया है और नाम कुछ और दिया है. जो इनविजिबल है,
इंटेंजिबल है क्योंकि उसका नाम है, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ द लॉ, और जो बनाई गई है रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर कर, उस चीज को कहा जाता है कंपनी. सो नाउ इट इज क्लियर. So now next topic we are starting features of company. Features of company, first feature is voluntary association. Voluntary association means all members here are voluntary to become a shareholder. Nobody is forcing them. They are willingly joining the company to become a member of that company, to become a shareholder of that company. So that is voluntary association, means अपनी इच्छा से हम उस ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, उस ग्रुप के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं. So that is first. Second, lawful incorporation. Lawful incorporation means कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको हमने पूरे प्रोसीजर्स और रूल्स रेगुलेशंस लॉ को फॉलो करा है कंपनी एक्ट 2000 या कंपनी एक्ट 2014 के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही हमारी कंपनी चालू हुई है, इसीलिए इसको लॉफुल बिजनेस कहते हैं. देन थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी का नाम जैसे अब हमने दे दिया ABC लिमिटेड, तो वो ABC लिमिटेड के नाम से जानी जाएगी, हम लोगों के नाम से नहीं जानी जाएगी. तो दैट इज it is having separate legal identity than its owners. May prosecute or to be prosecuted. इसका मतलब क्या है? Company can file case also, and company can sue or be sued by anyone in its own capacity and not have to bearing of this on its member. इसका मतलब क्या है? कंपनी जो भी रूल्स बनाएगी वो उसके खुद के माने जाएंगे, कोई मेंबर उसके लिए लायबल नहीं रहेगा. लिमिटेड लायबिलिटी, अभी मैंने बताया था, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनने जितने शेयर्स कहा है हम इतने रुपए के शेयर्स खरीदेंगे, तो उनकी लायबिलिटी बस उतने रुपए तक रहती है. उससे ज़्यादा अगर लॉस हो जाए तो उनको बेयर अप नहीं करना पड़ता. मगर एक आध मेंबर होता है कंपनी में जो अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी रखता है. अनलिमिटेड मीन्स वो पहले ही कहकर रखता है कि मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी बेयर करूंगा, मतलब अगर लॉस हुआ तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, तो उसकी शेयरिंग पावर ज़्यादा होती है. देन परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब किसी को मालूम है? कंपनी जो है फ्यूचर में हमेशा चलते रहने वाली है, भले ही कोई की डेथ हो जाए, भले ही कोई रिटायर हो जाए, भले ही कोई मेंटल हो जाए, भले ही कोई बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. वो एक दो शेयर होल्डर्स हट जाएंगे, बाकी कंपनी आपकी चलती रहेगी. तो कंपनी इज फॉर फ्योर एवर, कंपनी फॉर एवर बनाई जाती है, उसकी कोई लिमिटेड लाइफ नहीं होती है. दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स इट इज फॉर द फ्यूचर. देन सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप. सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप का मतलब क्या हो जाता है? कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? जितने शेयर होल्डर्स हैं उन शेयर होल्डर्स में से जिनने ज़्यादा शेयर्स खरीदे होंगे उन सबको नॉमिनेशन दिया जाएगा. आफ्टर दैट वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में जो इलेक्ट होगा उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा. तो ओनर ऑफ द कंपनी ज़रूरी नहीं है कि वो ही हो, अदर मेंबर्स भी होते हैं, या जो ज़्यादा एक्टिव पर्सन है जिनको ज़्यादा नॉलेज है तो उनको मेन बना देते हैं, जिनको कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आ गया समझ में? ये भी जो डे टू डे रूल्स रेगुलेशंस, डे टू डे वर्किंग देखेंगे. देन कॉमन सील. कंपनी में अब इतने सारे 1000 मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, या 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो अगर कोई भी पेपर बनाया जाएगा तो उन 100 लोगों से साइन तो नहीं करवाए जाएंगे. नहीं तो अगर एक आध पर्सन बाहर है, बीमार है, वो साइन नहीं करने वाला, तो हम लोगों का कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे. तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए कंपनी अपनी एक कॉमन सील बना लेती है. कॉमन सील मीन्स एक ऑफिशियल सिग्नेचर कंपनी बना लेती है, और कोई भी डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उन डॉक्यूमेंट्स में वही कॉमन सिग्नेचर किया जाएगा, सारे मेंबर्स के सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं होती. या फिर
उसमें डायरेक्टर्स जो हेड होते हैं उनके भी मेन डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, जिनमें से अब वो अपने रूल्स बना लेते हैं कि 2 डायरेक्टर्स ये हैं मेन, जिनको हम ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि उनके सिग्नेचर साथ में होना ज़रूरी है। तो ये हो जाती है कॉमन सील। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर, कंपनी अपने शेयर्स जो है थोड़े थोड़े से सबको बेचती है। अब जैसे मैंने कंपनी के शेयर खरीदे, अब मैंने खरीदा है तो मैं वो शेयर और किसी को भी बेच सकती हूँ। दैट मीन्स ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज पॉसिबल। So all these points, all these characteristics are clear to everyone. Okay. So now next topic they have given us difference between partnership and company. Without reading, anyone can give me any difference between partnership and company? आपने अभी पार्टनरशिप पढ़ा है और अब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होना चाहिए, आप बता सकते हो? पार्टनरशिप कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग चालू हुआ था? भूल गए? पार्टनरशिप एक्ट 1932, वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप चालू हुआ था। और कंपनी इंडियन पार्टनर ये 1956 में बनाई थी, पहला उनका रूल वो था। अब न्यू अमेंडमेंट हो गई है, कंपनी के न्यू रूल्स बन गए हैं 2013 में, तो उसको मेन माना जाता है। और भी अमेंडमेंट्स होती जा रही हैं बट वो मेन माना जाता है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने हो गए हैं? 50, जबकि कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। देन आ गई ये चीज समझ में ना? मगर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी होगी तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होंगे, और पब्लिक कंपनी होगी तो वहां पे मैक्सिमम नो लिमिट है और मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मीन्स पर्सनल थिंग्स भी बेयर अप करनी पड़ती हैं, जबकि कंपनी में लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लिमिटेड। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है, और अगर डीड नहीं है तो सबके बीच में इक्वली बांट दिया जाता है। जबकि कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पूरे प्रॉफिट्स के बारे में लिखा रहता है, किसको कितना मिलेगा, और कंपनी उसको प्रॉफिट ना बोल के डिविडेंड वर्ड यूज करती है। तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं और कितने परसेंट देंगे, और वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ए ओ ए में लिखा रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली लुक्ड आफ्टर बाय ऑल दी पार्टनर्स। पार्टनरशिप का बिजनेस जो है पार्टनर्स ही देखते हैं, मगर कंपनी जो है मेनली फिर कौन देखता है? डायरेक्टर्स देखते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी होगी तो कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो इन्हीं लोग पूरी कंपनी का काम देखते हैं। बाकी जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको शेयर होल्डर कहते हैं, उनको ये रिटर्न्स देते जाते हैं, प्रॉफिट देते जाते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पार्टनरशिप में हम अपना शेयर किसी और को नहीं दे सकते। अगर आप बिजनेस छोड़ना चाहते हो तो आप छोड़ो, बाकी बचे हुए पार्टनर्स अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर लेंगे न्यू एग्रीमेंट बना के। बट कंपनी में हम बिना पूछे भी अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑडिट, पार्टनरशिप ऑडिट मतलब चेकिंग। तो पार्टनरशिप की चेकिंग होती है ईयर एंडिंग में, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। कंपलसरी हो गया है कि अब ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। और कंपनी की ऑडिटिंग जो होती है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। सो नाउ दीज डिफरेंसेस आर क्लियर टू एवरीवन। ओके बेटा। नाउ काइंड्स ऑफ कंपनीज। Kinds of companies they have given, that kinds of companies mainly it is divided into 2 parts: on the basis of liabilities, on the basis of public participation. On the basis of liabilities का मतलब
कौन को कितनी लाइबिलिटी बेयर अप करनी पड़ेगी, किस किस पार्टनर को कितनी लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, वो कहलाएगी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन मीन्स कौन कितना पार्टिसिपेट करेगा। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो ये एक्ट भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि यहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जो है लिमिटेड है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हैं तो मेरी लाइबिलिटी कितने 1 लाख तक है। और अगर उस 1 लाख रुपए में से मैं 70,000 रुपए दे चुकी हूँ तो मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी 70,000 30,000 की बचेगी, क्योंकि 70,000 तो मैं दे चुकी हूँ। तो वो चीज कहलाती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब हम जो हैं कहाँ तक लिमिटेड हैं, बस शेयर्स तक लिमिटेड है। जितने शेयर्स हमने खरीदे हैं हम उतने शेयर्स तक की ही बस अपनी लायबिलिटी रखेंगे। उससे ज्यादा बिजनेस को लॉस हो प्रॉफिट हो हमें कोई नहीं लेना देना। आ गया समझ में ये? फर्स्ट टाइप इज क्लियर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देन नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? When members of a company offer a firm assurance to bear liability to certain extent, मतलब फर्म मेंबर्स जो हैं फर्म को अश्योरेंस दे रही है कि इतनी लाइबिलिटी हम लोग बेयर करेंगे। तो लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन सच केस अराइजेस ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो अगर आप गारंटी दे रहे हो कि इतनी लाइबिलिटी हम बेयर करेंगे तो आपको उतनी लाइबिलिटी बेयर करनी पड़ेगी, मगर जब कंपनी बंद होगी तभी आपको उतनी लाइबिलिटी बेयर करनी है। जब तक कंपनी चलेगी तब तक हमें उतनी लाइबिलिटी से बेयर नहीं करना। जैसे अपन ने एक कंपनी चालू करी सारे स्टूडेंट्स ने मिलकर, और मैं उस कंपनी में शेयर्स खरीद रही हूँ, तो मैंने कह दिया है कि मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर कंपनी को लॉस होगा तो मैं 5 लाख तक की लाइबिलिटी बेयर करूंगी। तो ये 5 लाख कब तक बेयर होगा? वाइंडिंग अप तक, उससे पहले नहीं। तो वो चीज कहलाती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देन नेक्स्ट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी लानी पड़ेगी अगर बिजनेस को लॉस हो जाएगा, तो वो कहलाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो फर्स्ट पार्ट इज क्लियर, कंपनी लिमिटेड बाय लाइबिलिटीज का मतलब। नाउ सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब है कि कैसे कैसे पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। तो पहली टाइप की कंपनी है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जहाँ पे प्राइवेट पर्सन पैसे लगाता है और अपनी कंपनी चालू कर लेता है। मगर प्राइवेट कंपनी में आपने जैसे मैंने कंपनी चालू करी, तो यहाँ प्राइवेट कंपनी एक तरीके से पार्टनरशिप का दूसरा रूप है। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पॉसिबल नहीं होते। इसमें अगर मैंने 1 पर्सन कंपनी चालू कर ली, 1 पर्सन कंपनी इज लाइक अ सोल प्रोप्राइटर। जैसे सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस खोल लेता है, वैसे 1 पर्सन कंपनी मतलब पूरा पैसा एक ही पर्सन का रहेगा, पूरी कंट्रोलिंग पावर एक ही पर्सन की रहेगी, पूरे रूल्स रेगुलेशन एक ही पर्सन के रहेंगे। वो चीज कहलाती है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या, except in 1 person company limited of number of members is 200, provided that when 2 or more persons or 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as single member। मतलब बस 1 पर्सन कंपनी में ही एक मेंबर रह सकता है, बाकी में ज्यादा है, जिसमें से प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं 200, और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं अनलिमिटेड। आ गया इतना समझ में?
एक डिफरेंस और याद रखना, प्राइवेट कंपनी में हमेशा उसके नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा है तो अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। अगर पब्लिक कंपनी होती है तो उसके नाम के पीछे बस लिखा रहता है लिमिटेड। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। तो अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम से ही सामने वाले को पता लग जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी है। और अगर ये पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक कंपनी के पीछे बस लिखा होगा आपका लिमिटेड वर्ड। जैसे आपका लिख दिया इंडियन पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी, तो अगर लिमिटेड वर्ड है तो वो कौन सी है, बोलो। अगर लिमिटेड वर्ड लिखा है तो कौन सी है? ओके। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए? एंड मैक्सिमम? और पब्लिक कंपनी में मिनिमम, मैक्सिमम? कौन सी कंपनी शेयर्स ट्रांसफर कर सकती है? Yes. Private company has not having power to transfer its shares, but public company is having power to transfer its shares. Okay. And what do you mean by 1% company? Yes. It is like a sole proprietor. It is controlled and started by one person only. So 1% company is that company where one person's rules and regulations were going on and their rules and regulations were followed. So that company is called as 1% company. ये पहले नहीं चलती थी, अभी रूल नंबर 3 कंपनी एक्ट 2014 ने ये कंपनी स्टार्ट करी है कि प्राइवेट पब्लिक के अलावा अब हमारी कंट्री में 1% कंपनीज भी स्टार्ट कर दी गई हैं। The 1% company means a company which has only one person as a member. तो वहाँ पे बस एक ही पर्सन रहता है मेंबर, पूरा पैसा उसी का लगेगा। मगर यहाँ पे फिर 50 लाख से ज्यादा वो पर्सन पैसा नहीं लगा सकता और इसकी एवरेज टर्नओवर जो है 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगी। 1% कंपनी में एक ही पर्सन है, इसलिए डायरेक्टर्स क्या होंगे, एक, और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स तक जा सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा वो लगवा सकते हैं। आ गई ये चीज समझ में? Now next topic is difference between private and public company. So private and public company क्या होती है, कोई बता सकता है? अभी हमने 2-3 पॉइंट्स तो पढ़ ही लिए हैं, अब बाकी और दिए हैं इनने। प्राइवेट कंपनी क्या है? ट्रांसफर कर नहीं सकते, और अगर ट्रांसफर करेंगे तो किसकी परमिशन से करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन से। पब्लिक कंपनी फ्रीली है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफर हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोहिबिट्स एन इनविटेशन टू द पब्लिक, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनविटेशन देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेटली वो चालू कर रहे हैं तो इन लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, जबकि पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है, उन्हीं से पैसा लेकर कंपनी चालू करती है। प्राइवेट कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी नहीं है, पब्लिक कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस ही एक एडवर्टाइजमेंट है जिससे हम पब्लिक को कहते हैं आप हमारे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, पब्लिक कंपनी के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होगा। प्राइवेट कंपनी को कोई स्टैट्यूटरी मीटिंग्स मतलब लीगल मीटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पब्लिक कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग्स आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकमेंसमेंट के 6 महीने तक के अंदर कर लेनी चाहिए।
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नेसेसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो वो टेबल एफ भी बना सकती है। किसको कितने शेयर्स अलॉट करें हैं ये इनको डिसाइड करना पड़ेगा प्राइवेट कंपनी को, और यहाँ पब्लिक कंपनी को पहले ही ये सब चीज़ें मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखना पड़ेगा कि जब पब्लिक पैसा भेज रही है तो मिनिमम भेज रही है, मतलब मिनिमम 90% मनी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर मिनिमम 90% नहीं आएगी तो कंपनी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। पब्लिक डिपॉजिट्स मतलब पब्लिक से लोन प्राइवेट कंपनी नहीं ले सकती, मगर यहाँ पब्लिक कंपनी ले सकती हैं। सो आपके लिए इट इज क्लियर टू एवरीवन। Keep studying.